चलिए तो इस पे बेस क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं कुछ। इस पूरी चैप्टर से बेस क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, नेम दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़। देखो हमें नेम करना है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो यूज़ होती है। पहला, टू किल जम्स इन वाटर प्यूरीफायर। वाटर प्यूरीफायर में जम्स को किल करने के लिए कौन सी यूज़ होती है? तो आपको पता होना चाहिए यार। RO UV वाटर को स्टेलाइज करती है, तो UV रे है। कौन सी रे है? UV। ऐसे याद रखना है। तो टू किल जम्स इन वाटर प्यूरीफायर UV होती है, UV रेडिएशन। दूसरी है यूज्ड इन TV ट्रांसमिशन। TV ट्रांसमिशन में या रेडियो प्रोग्राम्स में कौन सी यूज़ होती है? चिल्लाओ वहाँ से। कौन सी होती है? रेडियो होती है। ठीक है, कौन सी? रेडियो। ठीक है, शाबाश। तीसरा, टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। मस्कुलर स्ट्रेन ये आपको लिखाया था मैंने। मस्कुलर स्ट्रेन जब आपकी मोच आ जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, उसके लिए कौन सी यूज़ करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। शाबाश। चौथा, प्रोड्यूस बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टारगेट। प्रोड्यूस बाय bombardment ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टारगेट। टारगेट में इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करके कौन सी प्रोड्यूस होती है? तो आपको पता है एक्सरे होती है। ये प्रोडक्शन में लिखा ही रखा है। पांचवा, अर्थ को वार्म करती है, अर्थ को गर्माइश देती है। मेंटेन अर्थ वार्म। तो जो सनलाइट से आएगी वही। सनलाइट से कौन से आती है? UV आती है, अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड नहीं बच्चों, UV आएगी ना। UV क्यों आएगी? अल्ट्रावायलेट। IR आएगी। अल्ट्रावायलेट रे तो हार्म पहुंचाती है, दोनों तरह की निकलती है सन से, UV भी और ये भी। तो अर्थ को वार्म तो IR पहुंचाती है, इंफ्रारेड। ये याद रखना, ठीक है। UV नहीं बच्चों, UV नहीं। UV कैंसर प्रोड्यूस करती है। कौन सी? अर्थ को वार्म पहुंचाती है, IR, इंफ्रारेड। ठीक है। प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको एक ही पता है, न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट से, डीके से एक ही प्रोड्यूस होती है। कौन सी है वो? गामा रे है, गामा रेज। शाबाश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिटेक्ट फ्रैक्चर्स इन बोन्स। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप पे। बोन्स में फ्रैक्चर्स जो हैं उसे कौन डिटेक्ट करता है? डिटेक्ट फ्रैक्चर्स इन बोन्स। बोन्स में जो फ्रैक्चर है उसे कौन डिटेक्ट करता है? एक्सरे करता है, एक्स रेज। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी देख ली। टू किल जम्स, UV, TV ट्रांसमिशन, रेडियो, मस्कुलर स्ट्रेन, इंफ्रारेड। इलेक्ट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट से कौन प्रोड्यूस होता है? एक्सरे। अर्थ को वार्म कौन रखता है? स्टार लगा देना, IR। न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा रे, फ्रैक्चर्स इन बोन में एक्सरे। शाबाश। नेक्स्ट देखो H। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। एयरक्राफ्ट नेविगेशन को मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, रडार। रडार में कौन यूज़ होती है? तो रडार में याद रखना बच्चों कौन सी यूज़ होती है? जो फूड में यूज़ होती है, फूड प्रोड्यूस में माइक्रोवेव्स यूज़ होती है रडार में, ठीक है। या एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। आई, सैटेलाइट फ़ोन्स में कौन सी यूज़ होती है? जल्दी बताओ। माइक्रोवेव होती है या IR होती है? जल्दी फटाफट बोलो। माइक्रोवेव बोला था ना। अर्थ को व्यू करने के लिए भी स्पेस से माइक्रोवेव यूज़ होती है, ठीक है। शाबाश। अच्छा नेक्स्ट देखो, फ्रीक्वेंसी हायर देन UV बट लेसर देन गामा। नेक्स्ट है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन UV लेसर देन गामा। कौन सी है वो? राम मेरा इंडियन वीज़ा उठा और ज़ाइलोफोन गा, UV गामा, बीच में X है, ठीक है। तो कौन सी है? एक्सरे। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी UV से ज़्यादा, गामा से कम है, तो एक्सरे है।
हैविंग वेलोसिटी इक्वल टू सी, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है, तो ऐसी सभी होती हैं, तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका आंसर है, सबकी ही लाइट की स्पीड के बराबर होती है। नेक्स्ट देखो एल, IJK एल पे ऊपर वेक्टर क्यों लगाया सर, ठीक है बेटा मिटा दिया। फिर है स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए कौन सी यूज़ होती है भाई, क्रिस्टल के लिए स्ट्रक्चर के लिए होती है एक्सरे, ठीक है एक्सरे, क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए एक्सरे, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के लिए गामा रे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए विजिबल रे, एम। इसके बाद है व्यूइंग ऑब्जेक्ट थ्रू हेज एंड फॉग, व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू हेज एंड फॉग, हेज और फॉग के लिए कौन सी होती है, तो आपको पता है यार इंफ्रारेड होती है, IR, ठीक है ये शाबाश। अब जो भी नंबर होगा वो देख लेना है ना। नेक्स्ट है वेवलेंथ इन मिलीमीटर, मिलीमीटर में वेवलेंथ किसकी होती है, 10⁻³ जल्दी देख के बताओ, देख लिया शाबाश, माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव्स, वेवलेंथ मिलीमीटर में होती है माइक्रोवेव्स की। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप पे, ऐसी वेवलेंथ या ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऐसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ प्रोपगेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है ऐसा, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, आर नॉन मैकेनिकल, ऐसी कौन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नॉन मैकेनिकल है, मतलब जिसे सॉलिड लिक्विड गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोपगेशन के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस की, तो ऐसी सारी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी को भी सॉलिड लिक्विड गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है शाबाश। नेक्स्ट है हैव वेवलेंथ 250 नैनोमीटर, हैव वेवलेंथ 250 नैनोमीटर, ऐसे कौन सी है जिसकी वेवलेंथ 250 नैनोमीटर है, तो आपको देख के बताना है कौन सी है, जल्दी बताओ, UV रे है, कौन सी है, UV रे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव वेवलेंथ 1500 नैनोमीटर, ऐसी कौन सी है जिसकी वेवलेंथ 1500 नैनोमीटर है, तो बच्चों कोई और नहीं है, इंफ्रारेड है, IR, शाबाश। नेक्स्ट है हैव वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर, हैव वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर, ऐसी कौन सी है जिसकी वेवलेंथ सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर, तो ऐसी बहुत कम वाली रेडियो ही है, रेडियो के अलावा कोई हो ही नहीं सकती, तो कभी मारते तो पता चल जाता है ना, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट है कि जिसमें प्रोड्यूस होता है लैम्ब शिफ्ट, लैम्ब शिफ्ट एक पर्टिकुलर चीज़ है, मैं बता देता हूँ लैम्ब शिफ्ट क्या होता है कि मीडियम के चेंज होने से ब्लू रेड दिखती है और रेड ब्लू दिखती है, जैसे आप लेज़र लाइट देखो, लेज़र लाइट लाल रंग की होती है देखिए, बट उसे स्विमिंग पूल के अंदर जलाओगे तो बाहर वाले बंदे को ब्लू दिखेगी, तो लैम्ब शिफ्ट, इसकी एक खास बात क्या होती है, इसी के साथ आपको जोड़ा रहेगा, लैम्ब शिफ्ट में 1057 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होगी उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और वेवलेंथ जो है 28 सेंटीमीटर होगी, वेवलेंथ 28 सेंटीमीटर होगी, तो ऐसी कौन सी है जल्दी बताओ, लैम्ब शिफ्ट देख के, तो भाई 28 सेंटीमीटर तो रेडियो की हो सकती है, तो कभी लगाओगे तो पता चल ही जाएगा, तो रेडियो वेव्स है, क्लियर है शाबाश। अच्छा नेक्स्ट है दूसरा कि ऐसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो लाई करती है बिटवीन 5990 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 × 10⁻−10 से 5898 एंगस्ट्रॉम, इतने एंगस्ट्रॉम तक, मतलब इतना ही है, 6 × 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम तक है। और ये मेन बात क्या है कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ रहे थे क्लास 11th में, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में
ये होती है डबल लाइन ऑफ सोडियम, आती है ना रिमार्केबल लाइन आती है सोडियम की वेवलेंथ में, वही है सोडियम की। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो डबल लाइंस ऑफ सोडियम आती है। ये दो हैं लाइंस, ये पीक से दिखाती हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ को। तो ऐसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें ये आता है? तो जल्दी से गूगल करके बताओ कहाँ है। तो याद रखना ये विजिबल में आता है, आज से याद रखना ये कहाँ आता है, विजिबल में। शाबाश। तीसरा क्वेश्चन है कि इन रडार कम्युनिकेशन, तो रडार में तो आपको पता ही है माइक्रोवेव है, ये आप लिख लेना। नेक्स्ट है हैव वेव लेंथ 10⁻⁻11 मीटर, इतनी कम, बहुत ही कम है। किसकी हो सकती है? आपको पता है गामा रे की हो सकती है, उससे कम किसी की नहीं हो सकती। तो ये गामा रेज है, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट है नेम ही बताने। नेक्स्ट है एडजेसेंट टू लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में कौन सी है? तो होता है ना लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कौन सी है? आपको पता ही है वो रेडियो वेव है। कौन सी है? रेडियो वेव्स, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कौन है? रेडियो वेव। 5वां प्रोड्यूस इंटेंस हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट वाला हमने देखा था, प्रोड्यूस कौन करता है? हीटिंग इफेक्ट एक ही करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंफ्रारेड। बताया था ना थर्मल प्रॉपर्टी होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ में, इसलिए इंटेंस हीटिंग इफेक्ट कौन करता है? तो कोई याद होना चाहिए, इंफ्रारेड करता है। क्लियर है, शाबाश। नेक्स्ट है हैव लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? छेद करने की क्षमता होती है गामा की, ठीक है, ये याद रखना, शाबाश। क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन कि a capacitor has been charged by DC source, DC से करा, DC सोर्स, कैपेसिटर को हमने DC सोर्स से चार्ज करा, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन IC एंड ID? व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन IC एंड ID? IC और ID के बीच में रिलेशन क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है DC सोर्स से AC सोर्स से कुछ भी हो, चार्जिंग के टाइम दोनों करंट बराबर होगी, तभी कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। नहीं पता तो आज से पता कर लो। DC में क्या होगा? चार्जिंग के टाइम कन्वेंशनल करंट थ्रू वायर्स एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू फ्लक्स चेंज सेम होगी। अब होगा क्या? मान लो इन्होंने बोला करंट की वैल्यू क्या होगी, तो जब वो फुली चार्ज हो जाएगा, व्हेन कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज, जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो गया, उसने सारी की सारी एनर्जी स्टोर कर दी, तो अब करंट जो फ्लो होगा वो जीरो होगा। अब क्यों करंट फ्लो होगा? करंट फ्लो क्यों हो रहा था? ताकि कैपेसिटर चार्ज हो जाए। अब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया, उसने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली, अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब फाइनली होंगे तो ये दोनों बराबर, कन्वेंशनल और डिस्प्लेसमेंट, पर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो ये दोनों किसके बराबर होंगे? जीरो के, क्योंकि कैपेसिटर अब चार्ज हो चुका है। अब उसे और करंट को स्टोर करने की या चार्ज को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब और करंट फ्लो क्यों कराना? वो तो चार्ज हो चुका है, अब क्या करेगा वो करंट लेके? तो कंडेंसर अब चार्ज हो चुका है, तो दोनों की वैल्यू बराबर तो थी पहले से ही, बट अब जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये जब करंट फ्लो जीरो हो गया, मतलब मेन बात यह है डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा। अब कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज कितना होगा? जीरो होगा। फ्लक्स चेंज जीरो होगा तो ID जीरो हो गया, और ID और IC बराबर थे, तो IC भी कितना हो गया? जीरो हो गया। ये सारी चीज़ें लिख लेना आप, शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि हाउ लॉन्ग वुड गामा रेडिएशन travels, how long would gamma radiation travels? नहीं, gamma radiation takes to travel. long मतलब यहाँ टाइम होगा शायद। how long would
gamma radiation takes to travel from sun to earth, from sun to earth, और आपको पता है इनका डिस्टेंस होता है कितना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ना कितनी होती है, डिस्टेंस देर का 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। कितना टाइम लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड सी। लाइट की स्पीड ही यूज़ करेंगे गामा के लिए भी, क्योंकि सब लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग मतलब यहाँ टाइम है, कितना टाइम लगेगा गामा रेडिएशन को ट्रैवल होने में सन से अर्थ, ठीक है। तो डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड गया ऊपर, सेकंड में आंसर आएगा। टाइम की वैल्यू निकालो कितनी लगेगी, तो 500 सेकंड लगेंगे भैया। कितने लगेंगे, 500 सेकंड। ये से 2 बार काटेगा, आगे कितना 8 9 10 11, ऊपर आया 1000, ये 0.5 है, 0.5 इंटू 1000, 0.5 इंटू 1000 कितना आएगा, 500 सेकंड आएगा। क्लियर है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है the electric field vector of electromagnetic wave vary with frequency 4.5 into 10 की पावर 10 हर्ट्ज। फाइंड, मेरे हिसाब से वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इतनी फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहा है, वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। ये तो बच्चों कोई बताने की बात नहीं है। स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा हो जाएगा सी बाई न्यू। सी है 3 इंटू 10 की पावर 8, न्यू कितना है, न्यू है 4.5 इंटू 10 की पावर 10, 3 1 3, 15 3 45, तो ये 1.5 बार जाएगा, 1.5 बार ये से काटेगा 2 बार, तो नीचे 100 है। कुल मिला के बचा 1/1500। सॉल्व करोगे 1/15, 15 6 90, तो 6.7 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा आंसर। कितना, 6.7 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। शाबाश भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर का यूज़ क्या है। तो आपको पता है वो हार्मफुल यूवी रे को प्रोटेक्ट करती है सन में आने से, मतलब अर्थ में आने से। तो व्हाट इज़ यूज़ ऑफ, और कितनी एक विडम्बना और अचंभे की बात है कि ओजोन लेयर ऐसी जगह है, या ओजोन का होल सबसे बड़ा ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान ना के बराबर है, इनहैबिशन ना के बराबर है, जो कि एंटार्क्टिका है, वहीं ओजोन होल है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर अगर ट्रोपोस्फेयर में हो, नीचे हो, तो बहुत हानिकारक है, बट एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़िया काम करती है वो ऊपर ट्रोपोस्फेयर में। लिथोस्फेयर में तो इसका बहुत नुकसान है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, तो लिख लो कि थिक ओजोन लेयर O3 लेयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर, थिक ओजोन लेयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर, thick ozone layer surrounding the atmosphere of Earth absorb harmful UV ray, absorb harmful UV ray from sun that causes कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर क्रिएटिंग इफेक्ट, उससे बचा देती है ना एब्जॉर्ब करके उसे, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। शाबाश। अब आपसे पूछा हुआ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ E/H। H पता है ना क्या थी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। तो याद रख लेना क्या है, वोल्ट पर एम्पियर है, नहीं तो मैग्नेटिज्म में जाओ वहाँ से पता चल जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर या ओहम। E/H ओहम या वोल्ट पर एम्पियर ही होता है। शाबाश, गुड। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द इनइक्वालिटी रेशो ऑफ इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन या लेसर देन बताना है। इनइक्वालिटी रेशो ऑफ यूवी रेज एंड IR रेज इन फ्रीक्वेंसी के तर्ज पे बताना है आपको कि इनइक्वालिटी रेशियो क्या आएगी यूवी और IR की। तो आपको बताएं IR नीचे आता है, नहीं, यूवी नीचे आता है, IR ऊपर आता है। राम मेरा इंडियन वीज़ा उठा, आई ऊपर, यू नीचे जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ IR, ये तो हमें पता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी इसको नीचे लाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ IR वहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो ये हम पे रिलेशन आ जाएगी। क्लियर? इनइक्वालिटी रेशियो यही है। क्लियर? शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गामा टू रेडियो इन वैक्यूम। व्हाट इज़ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गामा ये है, गामा टू रेडियो इन वैक्यूम। क्या रेशियो होगी स्पीड की? तो स्पीड सबकी सेम होती है, स्पीड ऑफ गामा और स्पीड ऑफ रेडियो सेम है, तो रेशियो 1 आएगा। तो स्पीड ऑफ गामा सब सी से ट्रैवल करता है ना, इसलिए रेडियो 1 के बराबर। C/C कितना होगा, 1 होगा, दोनों सेम है। ठीक है। अब क्वेश्चन है वाई साउंड वेव इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वाई साउंड वेव इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साउंड वेव इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास बात क्या है, नॉन मैकेनिकल है, वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती हैं, जबकि साउंड वेव वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड वेव आर मैकेनिकल, एक तो मैकेनिकल है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी कैसे हैं, नॉन मैकेनिकल। तो साउंड वेव आर मैकेनिकल एंड दे कांट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकते, ये चीज़ है। गुड। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स यूजिंग ग्राउंड वेव रेडियो restricted to लेस देन 1500 किलोहर्ट्ज़। ये मैंने आपको बताई है बिकॉज इसके बाद वो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो नहीं करती, और ग्राउंड वेव में तो ऐसी दिक्कत होती है ना, ये है एक स्टेशन यहाँ होगा, एक स्टेशन यहाँ होगा, तो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करना पड़ेगा, ये करती नहीं है। तो सिंस आफ्टर 1500 किलोहर्ट्ज़ रेडियो डजंट फॉलो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो नहीं करती, इसलिए दिक्कत है। क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राइट रिलेशन बिटवीन E0 एंड B0। E0 का इलेक्ट्रिक फील्ड, B0 का मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में रिलेशन तो आपको पता होनी चाहिए, C इज इक्वल टू E0/B0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डबल्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ डबल हो जाती है। हाउ इज़ एनर्जी ऑफ फोटोन चेंजेस। अच्छा, ये नया क्वेश्चन आ गया, बट आपको फोटोन की एनर्जी पता है कितनी होती है, वहाँ से आप बता सकते हो। देखो E = hc/λ होता है। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। h और c दोनों कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये आपको पता है। वेवलेंथ डबल हो गई, एनर्जी हाफ हो जाएगी। वेवलेंथ डबल हो गई, इन्वर्स रिलेशन है ना, तो एनर्जी जो है E फोटोन की वो हाफ हो जाएगी, हाफ। ये आप लोग लिख लेना। क्लियर है? शाबाश। नेक्स्ट है, कैन अ चार्ज इन सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैन अ चार्ज इन सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिल्कुल कर सकता है। देखो, अगर हम सर्कुलर मोशन में जाएं, चाहे स्पीड सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो, हर समय डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में देखो, हमें जाना ऐसे था, हम अंदर को हो गए, हमें जाना ऐसे था, हम अंदर को हो गए। स्पीड तो सेम है, बट ऑलवेज सर्कुलर मोशन में आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, डायरेक्शन हमेशा ही चेंज हो रही है, डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी दो चीज़ से मिलके बनता है, स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, चलो मैग्नीट्यूड सेम भी हो जाए, बट हर समय डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। देखो यहाँ जाना ऐसे था, वो अंदर को हो गई, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होगी। ये चार्ज की हमेशा वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन चेंज होगी हर समय सर्कुलर मोशन में, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होगी। अब कुछ मैं आपको ओरली बोल देता हूँ। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव अवन हीट्स अप फूड आइटम्स कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोर एफिशिएंटली। स्टेट द कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप फूड मॉलिक्यूल कंटेनिंग वाटर एफिशिएंटली। तो ये तभी होगा जब रेजोनेंस कंडीशन आएगी। ठीक है, कब? एट रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में ही हो पाएगा। रेजोनेंस में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल की अब फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स की क्या होगी? सेम होगी, तभी हो पाएगा, अच्छे से खाना पक पाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 10⁻20 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 24। पहला वाला क्वेश्चन था 21। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 10⁻20 हर्ट्ज और 10⁻9 हर्ट्ज। तो ऐसे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आइडेंटिफाई करनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻20 है, तो 10⁻20 गामा होगा, 10⁻9 माइक्रो होगा। और फाइंड रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी इन ग्लास। इनके वेलोसिटी का रेशियो निकालने ग्लास में, एन की वैल्यू है 1.5। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक है, तो वेलोसिटी का रेशियो भी निकाल लेंगे, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे? हमें पता है एन होता है c/v, तो v की वैल्यू हुई c/n, n होगा c/v। c होता है वैक्यूम में, v होता है मीडियम में जो कि ग्लास है, तो v में इनका रेशियो निकालेंगे c/n। c है 3 × 10⁸, n है 1.5, तो 1.5 इसे 2 बार काटेगा तो 2 × 10⁸ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ यूज टू एग्जामिन इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता है ये होती है एक्सरे, क्योंकि ये फ्लैश को भी पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, शाबाश। अब ग्रीन हाउस होम्स क्या होता है? ग्रीन हाउस होम्स, ठीक है, ग्रीन हाउस होम्स क्या होता है कि यार देखो, जो हमारी अर्थ है वो सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसके बाद जो एनर्जी एब्जॉर्ब है उसका कुछ पार्ट तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है किसके फॉर्म में? इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर से पास नहीं हो पाती, दोबारा वापस आ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ गर्म रहता है। ये चीज़ है ग्रीन हाउस होम्स। ग्रीन हाउस होम्स क्या है कि सन अर्थ को भेजता है इंफ्रारेड, सन अर्थ को कुछ एनर्जी भेजता है, अर्थ उसे दोबारा एमिट बैक कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में। ज़्यादा तो एटमॉस्फेयर से पास नहीं हो पाती, 90% यहीं ट्रैप हो जाती है, और वो अर्थ के टेम्परेचर को वार्म रखती है। ये चीज़ है, ठीक है, शाबाश। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था। इसके बाद है कि
क्वेश्चन नंबर 19, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज़ 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर की 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो इतनी ही होगी भाई, ठीक है। ये चीज़ है, दोनों की सेम ही होगी और ये विजिबल रीजन होता है, आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट फ्रीक्वेंसी लिमिट फॉर विजिबल रे। तो आपको पता ही है, टेबल से देख लेना, 4 × 10⁻11 किलोहर्ट्ज़ से 7.5 × 10⁻11 किलोहर्ट्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ट ऑन ग्राउंड बट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी इज़ पॉसिबल ओनली फ्रॉम सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ। मतलब अगर आपको सिंपल रेडियो टेलीस्कोपी और ऑप्टिकल टेलीस्कोपी करनी है तो उसके इंस्ट्रूमेंट तो आप अर्थ में भी लगा सकते हो ग्राउंड में, बट अगर आपको एक्सरे टेलीस्कोपी एस्ट्रोनॉमी करनी है तो बस सैटेलाइट के थ्रू हो सकती है जो अर्थ को ऑर्बिट कर रही है ना, अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम आइनोस्फेयर विजिबल एंड रेडियो कैन पेनिट्रेट अर्थ एटमॉस्फेयर बट एक्सरे गेट एब्जॉर्ब। ये बात है कि देखो, ज़मीन पे अगर हम विजिबल और रेडियो के टेलीस्कोप लगाएंगे तो वो तो आइनोस्फेयर से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है, टेलीस्कोपी के लिए, बट एक्सरे नहीं जा पाएगा। अगर एक्सरे का इंस्ट्रूमेंट आप ग्राउंड पे लगाओगे तो जो एक्सरे रेडिएशन है वो आइनोस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, तो कुछ भी वो ऑब्जर्वेशन कर नहीं पाएगी, तो इसलिए उसे बाहर ही रहना पड़ेगा आइनोस्फेयर से। नेक्स्ट है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ सैटेलाइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन। रेडियो क्यों नहीं यूज़ कर सकते, सैटेलाइट का ही क्यों यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन के लिए? क्योंकि यार जो टीवी ट्रांसमिशन है, ये जो सिग्नल है, अगर हम रेडियो वेव से भेजेंगे तो वो अच्छे से आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ही यूज़ करना पड़ेगा और ऐसे सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज़ शॉर्ट वेव बैंड। वाई? जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट वो शॉर्ट वेव बैंड की यूज़ करते हैं। इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि शॉर्ट डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट लोग यूज़ लॉन्ग वेव बैंड। ऐसे क्यों होता है? तो अगर हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का रेडियो ब्रॉडकास्ट करना है तो शॉर्ट वेव बैंड यूज़ करते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस का रेडियो ब्रॉडकास्ट करना है तो लॉन्ग वेव बैंड यूज़ करते हैं। ऐसे क्यों है? तो सिंपल सी बात है, रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज़ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव्स थ्रू डिफरेंट आइनोस्फेरिक लेयर्स, दीज लेयर रिफ्लेक्ट शॉर्ट वेवलेट बैंड। तो ये जो भी हमारा ट्रांसमिशन होता है ये आइनोस्फेयर के रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, उसी से होता है। आप कम्युनिकेशन सिस्टम में अच्छे से पढ़ोगे, और आइनोस्फेयर शॉर्ट वेव बैंड को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है एज़ कंपैरिजन टू लॉन्ग वेव बैंड। तो अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना है तो आपको शॉर्ट वेव का यूज़ करना पड़ेगा बैंड, क्योंकि बेस्ट रिफ्लेक्ट वही होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है, सम साइंटिस्ट हैव प्रिडिक्टेड दैट ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर ऑन अर्थ वुड बी फॉलोड बाय सेवर न्यूक्लियर विंटर, व्हाट माइट बी द बेसिस ऑफ दिस प्रिडिक्शन? ओके, सिंपल सी बात है, अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बहुत ही गर्म हो जाए या बहुत ही ठंडा हो जाए, बट साइंटिस्ट इसके पक्ष में है कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जिसे हम न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये हमने पिछली बार इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी डिस्कस करा था। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब न्यूक्लियर वॉर होगा, बम फटेंगे, तो उसका जो वॉर का क्लाउड बनेगा वो इतना डेंस होगा कि वो अर्थ की इंफ्रारेड जो रेडिएशन है उसे धरती तक पहुँचने ही नहीं देगा। अब अगर वो नहीं आएगी तो जैसे अभी क्वेश्चन पढ़ा था, मतलब अर्थ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर विंटर के थिक क्लाउड है। विंटर के थिक क्लाउड होंगे तो वो जो रेडिएशन है वो ऊपर ही ऊपर जमा हो जाएगी, नीचे आ नहीं पाएगी। नीचे आएगी नहीं तो अर्थ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, अर्थ उसे वार्म नहीं कर पाएगी। आई बात समझ में? जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है उसे वार्म नहीं कर पाएगी। वार्म तो वो इंफ्रारेड की वजह से ही करती है। अब वो आ ही नहीं पा रहा, वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा उस क्लाउड को, तो इसकी वजह से बहुत ठंडा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यही लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वार, अगर ग्लोबल न्यूक्लियर वार होगा तो जो क्लाउड प्रोड्यूस होंगे इस वॉर की वजह से, इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से, वो पूरी तरीके से हमारी स्काई को ढक लेंगे। तो जो सन से इंफ्रारेड एमिट होगी वो अर्थ पे पहुंच नहीं पाएगी, अर्थ गर्म नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियर विंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर ना हो तो उसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा या बहुत लो हो जाएगा? प्रेजेंट से जो अभी का है वर्तमान, उससे बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा या बहुत ही ज़्यादा गर्म? तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, जो गैसेज है वो ट्रैप नहीं हो पाएगी अर्थ के सरफेस में, तो ठंडा पड़ जाएगा। क्लियर है? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब ये 12th के दो न्यूमेरिकल है, ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई माइक्रोवेव आर बेटर कैरियर ऑफ सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस देन रेडियो वेव? या माइक्रोवेव को रडार के लिए क्यों यूज़ करते हैं सुटेबली, उसकी जगह रेडियो वेव को क्यों नहीं यूज़ करते? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है कि वाई माइक्रोवेव आर बेटर कैरियर ऑफ सिग्नल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन देन रेडियो वेव। तो सिंपल सी बात है, दे गो स्ट्रेट इनटू स्पेसिफाइड डायरेक्शन विदाउट बेंडिंग। इसमें बेंडिंग नहीं होती है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में सीधा ट्रैवल कर सकती है रेक्टिलिनियरली, जबकि रेडियो वेव क्या हो जाती है? बेंट हो जाती है। ये हमने पहले भी ऊपर वाले क्वेश्चन में कवर करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टाइप ऑफ रेडिएशन। टाइप ऑफ रेडिएशन हमें फाइंड करनी है, किस तरह की रेडिएशन है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन पहली है,
2.7 के टेम्परेचर एसोसिएटेड विद बिग बैंग। ये वो टेम्परेचर है जो बिग बैंग के समय था, इतना ठंडा था पहले, है ना, बिग बैंग, द बिग लाई, कोई बात नहीं चलेगा। तो इसमें हम वेन डिस्प्लेसमेंट फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा एम वेवलेंथ होती है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की, इंटू टेम्परेचर बराबर के बी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के 0.29 इंटू 10⁻², ये होता है। तो बस यहाँ से निकाल लेंगे लैम्डा एम की वैल्यू क्या आएगी, 0.29 इंटू 10⁻² अपॉन टी, और टी की वैल्यू कितनी है 2.7 है, ये वैल्यू डालेंगे लैम्डा एम निकल जाएगा। तो कितना निकल रहा है 0.107 इंटू 10⁻² मीटर निकल रहा है, जो कि लगभग है 0.107 सेंटीमीटर, इतना ही है। और ये आपको पता है इतनी कम तो माइक्रोवेव की हो सकती है, तो उस समय माइक्रोवेव एमिट हुई होगी। क्लियर है इतना, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ही है, टेम्परेचर है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के ई वी को चेंज करना पड़ेगा। यह है एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन इन 57 फेरस का, आयरन का न्यूक्लियस है, फेरस का वैसे 56 होता है, बट इन्होंने 57 लिया है, ये भी चलेगा। तो एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो लैम्डा यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वाला तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि के ई वी में तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा निकाल लो। एच होता है 6.6 प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू 10⁻34, सी होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। और एनर्जी यहाँ कितनी देर की, तो वो यहाँ पे बराबर रख लेते हैं। एनर्जी हमें देर की 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलो को 10⁻3, किलो हो गया 10⁻3, और 1 EV होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 1 EV 1 जूल से बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे 1.6 इंटू 10⁻19। दोबारा देख लो, ये फार्मूला है, एच की वैल्यू ये होती है 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू ये है, लैम्डा हमें निकालना है, ई हमें ये दे रखा है 14.4, किलो की वैल्यू 10⁻3, और EV होता है 1.6 इंटू 10⁻19। लैम्डा आएगा 0.86 एंगस्ट्रॉम, और ये जनरली होता है एंगस्ट्रॉम होता है एक्स रेस के लिए। तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता हुआ। थैंक यू सहयोग करने के लिए, पढ़ते रहिए। चलिए, इसमें और कुछ नहीं बचा, बस इतने ही क्वेश्चन थे, ये देख लेना, आगे आप पे क्वेश्चन दिख भी रहे होंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।